अरे ये गोबर की महक कहाँ से आ रही है? ये तो गोबर का पहाड़ बन गया है और उसके ऊपर एक किसान बैठा रो रहा है। पता नहीं क्या कह रहा है। मैं बर्बाद हो गया, मैं बेहाल हो गया और धोती फाड़ के रुमाल हो गया। पता नहीं है किसान रो क्यों रहा है। क्या कारण है कि इसकी धोती फटी? क्या कारण है कि ये गोबर के पहाड़ के ऊपर बैठा है? चलिए 1 महीने पीछे चलते हैं, जब ये कहानी शुरू हुई। एक किसान अपनी किस्मत से बड़ा परेशान था। उसे इस बात का पूरा विश्वास हो चला था कि वो मेहनत तो बहुत करता है पर उसकी किस्मत खराब है। किसी ने उसे सलाह दी कि गांव में एक तेजस्वी साधु आए हुए हैं, उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताए तो वो जरूर इस बात का हल निकालेंगे। किसान ने ऐसा ही किया। वो साधु बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मेरे बाबा, सबकी सुनने वाले बाबा, सबकी बिगड़ी बनाने वाले बाबा, इसको भी देने वाले बाबा, उसको भी देने वाले बाबा, सबको देने वाले बाबा, मुझे भी दे दो बाबा। क्या बात है बच्चा, दिल का तू सच्चा, अकल का तो कच्चा, यहाँ कैसे आया बच्चा? क्या बताऊं बाबा, पूरी मेहनत करता हूँ पर पता नहीं कौन मेरे भाग्य में नजर लगाकर बैठा है। मेरी जिंदगी हाथ को आया मुंह न लगा हो। लगता है कि किस्मत खुलने वाली है, लगता है कि पैसे आने वाला है, पर पता नहीं कौन कहां से आ जाता है और मेरे मुंह से रोटी चुरा कर ले जाता है बाबा। कोई कुत्ते के मुंह से भी इतनी बार नहीं छुड़ाता जितनी मेरे मुंह से छुड़ाता है बाबा। मैं तेरी बात समझ गया बच्चा। तू कहना चाह रहा है कि किस्मत का स्पीड ब्रेकर ना हो तो तेरी गाड़ी बहुत तेज चलेगी, हाँ ना? बिल्कुल सही पकड़े है बाबा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ बाबा। पर क्या तुझे यह पता है बाबा बच्चा कि सभी की किस्मत हमेशा अच्छी नहीं रहती? बस एक बार किस्मत ठीक हो जाए बाबा, फिर बाद में मैं सब कुछ अपनी मेहनत से कर लूंगा बाबा। अच्छा तो ठीक है मेरे मुंगेरी लाल, तेरे सारे सपने सच होंगे। तू अपने घर जा और अपनी भैंस को अच्छे से खिला पिला, वही तेरी किस्मत का दरवाजा खोलेगी। बाबा, भैंस के तो हाथ ही नहीं होते, फिर दरवाजा क्या पैर से खुलेगी? पैर से खोले या पूंछ से खोले, तुझे तो किस्मत का दरवाजा खुलने से मतलब है ना मेरे लल्ला। हाँ बाबा। तो जा बेटा, अपने घर जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर। चल निकल जल्दी से, मेरे और भी ग्राहक खड़े हैं, मेरा मतलब मेरे और भी भक्त खड़े हैं। जो हुकुम महाराज। ऐसा कहकर किसान चला जाता है और घर जाते ही सबसे पहले वो अपनी भैंस के पास जाता है और पूजा का सारा सामान लेकर उसकी आरती उतारता है। भैंस के पैर पड़ता है, उसे दुनिया भर की चीजें खाने के लिए देता है। अगले दिन किसान सुबह सुबह भैंस के पास जाता है और उसे हाथ जोड़कर बोलता है, भैंसी मैया, तुम तो देख रही हो कितनी सेवा कर रहे हैं हम तुम्हारी, तुम भी हमारी मजबूरी समझो, कुछ प्रसाद तो दो। किसान ये कह ही रहा होता है, तभी उसकी नजर भैंस के पीछे पड़े गोबर पर जाती है। वो देखता है कि इसका रंग कुछ बदला हुआ सा है। जो वो हाथ में उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये गोबर नहीं, सोना है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो एक बार फिर भैंस के पैर पड़ता है और गोबर, मेरा मतलब है सोना, लेकर अपने घर चला जाता है। फिर क्या है, किसान को लगने लगता है कि उसकी भैंस तो रोज गोबर की जगह सोना देगी, इसीलिए उसे कोई काम धंधा करने की जरूरत है ही नहीं। वो अपने खेत जाना बंद कर देता है और सोना बेचकर नया घर बनवा लेता है, गाड़ियां खरीद लेता है, दर्जन भर नौकर रख लेता है। नई नई अमीरी में किसान साधु बाबा को धन्यवाद कहने तक नहीं जाता।
रोज भैंस गोबर की जगह सोना देती है, तो किसान उसे अपने घर में इकट्ठा करने लगता है। रोज का सोना इतना हो जाता है कि सोने का पहाड़ बनने लगता है। रोज किसान सोने से पहले और उठने के बाद अपने खजाने के दर्शन करने जाता है। लगभग 1 महीने बाद एक दिन ऐसा होता है कि किसान जब सुबह सुबह उठकर अपने खजाने के दर्शन के लिए जाता है तो उसे सोने की ढेर की जगह गोबर का ढेर दिखाई देता है। उसकी जान निकल जाती है। वो डर के मारे साधु बाबा को फोन करता है और बोलता है, साधु बाबा, आपने कहा था ना कि भैंस मेरी किस्मत बदलेगी। भैंस ने सोना दिया था, पर वह सोना वापस में गोबर बन गया है। बच्चा, मैंने बोला था ना कि किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब तेरे पास इतना सारा पैसा आया था तब तुझे अपनी मेहनत से कुछ नया खड़ा करना था, पर तुम्हें तो अपनी अय्याशी से फुर्सत नहीं थी। आप काहे को हमें फोन कर रहे हो? तुम तो खुद ही समझदार हो। जो तुम्हारा मन करे करो। ये बात सुनकर किसान के होश उड़ जाते हैं। फोन जमीन पर गिर जाता है और वो गोबर के पहाड़ के ऊपर चढ़कर रोने लगता है। अरे आपको तो याद होगा, यही से कहानी शुरू हुई थी। गजब कहानी थी। गोबर के पहाड़ से शुरू होकर गोबर के पहाड़ पर ही खत्म हो गई। अगली बार ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। आइए देखते हैं कि प्रकृति किस तरह आपका ख्याल रखती है। सालों पहले एक शून्य गांव था। वहां कोई भी नहीं रहता था। सिर्फ सलीम अली नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास एक पालतू कुत्ता था। सलीम अली को प्रकृति से बहुत प्यार था। एक दिन जब सलीम अली अपने घर में सो रहा था, तब एक चिड़िया उड़कर आई और घर की मटकी में चोंच डुबोकर पानी पीने लगी। इधर सलीम अली जाग गया, पर उसने चिड़िया को देखकर कुछ नहीं कहा। पर उसका पालतू कुत्ता उस चिड़िया को देखकर भौंकने लगा। वो चिड़िया डर गई और उड़ गई। अगले दिन सलीम अली अपना फावड़ा लेकर अपने घर से कुछ दूर एक खाली जगह पर गया। फिर उस जगह पर सुबह से शाम तक वो एक गड्ढा खोदता रहा और उस गड्ढे के पास उसने एक छोटा सा पौधा लगाया। अपने पीने के लिए वो जो पानी साथ लाया था उसे उसने पौधे पे डाल दिया। फिर शाम होते ही वो घर लौट आया। वो हर दिन उस जगह पे लौट जाता, फिर गड्ढे खोदता, उनमें पौधे लगाकर उन्हें पानी देता। इस तरह दिन, महीने, साल गुजर गए। छोटे छोटे पौधे थे, अब वो बड़े पेड़ बन गए और वो गड्ढा भी बहुत बड़ा हो गया था। एक दिन उड़कर एक चिड़िया आई और एक पेड़ पे उसने अपना घोंसला बनाया। वो दिन भर इधर उधर उड़ती थी, पर शाम होते ही अपने घर लौट आती थी। इधर सलीम अली को कई अनजान बीमारियां हो गई थी और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। एक रात बहुत तेज बारिश हुई और इसके कारण उस गड्ढे में पानी भर गया था। अब वहां एक छोटा सा तालाब बन गया था और उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधे उग गए थे। सलीम अली का लगाया पौधा अब एक महावृक्ष बन गया था और उस पर कई पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। एक दिन पहली चिड़िया आई और सलीम अली पर कुछ पत्ते डाल गई। सलीम अली ने उन पत्तियों का रस बनाकर पिया। फिर ये सिलसिला 10 दिनों तक चलता रहा। 11वें दिन से वो चिड़िया नहीं आई और सलीम अली की बीमारी भी अब ठीक हो गई थी। जहां सलीम अली ने गड्ढा खोदा था, वो लौट के देखा तो वहां हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी और उस महावृक्ष पर कई पक्षियों ने अपना डेरा लगा लिया था। सलीम अली को देखकर पक्षियां आकर उस पर बैठ गए और कृतज्ञता दर्शाने लगे। अब उस गांव में सिर्फ सलीम अली ही नहीं, उसके साथ हरियाली, पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी थे। से एक पुराना मास्क लेकर आती है
उस मास्क पर काफी जंग भी लगा हुआ था। उसे देखकर विमला बोली, ये क्या सासू माँ, इस मास्क पर तो जंग लगा है, जैसे लोहे पे जंग लगता है। ये कौन सा मास्क है? उसने कहा। तब सास बोली, ये मैजिकल मास्क है, इसे पहनोगी तो किसी भी तरह का वायरस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, लेकिन इस पर ये जंग क्यों लगा हुआ है सासू माँ? अच्छा वो